हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जो जीआईसी का फॉर्म आया है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। 2015 में जो परीक्षा हुई थी 22 मई को, उसका पेपर है। और सिविक्स से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सारे प्रश्न एक ही रहते हैं, टीजीटी पीजीटी और ये प्रवक्ता के लिए भी प्रश्न में थोड़ा बहुत बदलाव रहता है, लेकिन सारे प्रश्न यहीं से इधर उधर किए जाते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया था। पहले 70 प्रश्न पूछे जाते थे, अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। और ये सब्जेक्ट से जो है आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से जो है आपके 40 प्रश्न रखे जाएंगे, ठीक है। तो कुल 120 प्रश्नों की ये परीक्षा होगी। तो हम लोग इसमें से जो प्रीवियस ईयर में 70 प्रश्न पूछे गए उसको देखेंगे, ठीक है। और फिर जनरल अवेयरनेस का भी वीडियो हम डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारक पूछ रहा है कौन है। तो हीगल जो था वो आदर्शवादी विचारक था। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, जो आदर्शवादी विचारक की बात है, यह विचारधारा भौतिक वस्तुओं को की अपेक्षा जो है विचारों पर अधिक बल देती है। आदर्शवादी दर्शन का प्रतिपादन जो है सुकरात, प्लेटो, डेकार्टो, स्पेनोसा, वर्कल कांट, फिटसे, रोलिंग, हीगल, ठीक है, और ग्रीन जेल्टाइन आदि अनेक पाश्चात्य तथा वेदों व उपनिषदों के प्रणेता महर्षियों से लेकर अरविंद घोष तक अनेक पूर्वी दार्शनिक ने किया था, ठीक है। तो इसमें हीगल जो है बहुत प्रमुख था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो किस से देश से संबंधित था। तो ये था, अब वर्तमान में हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का एक विशेष राज्य का दर्जा देता था अनुच्छेद 370। और इस अनुच्छेद के चलते जो है जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान होता था, ठीक है। बहरहाल इसको हटा दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। लोकसभा के सदस्यों के समर्थन से, राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से, राज्य की विधानसभाओं के समर्थन से, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो संसद है राज्य सूची पर कानून बना सकती है राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाए, ठीक है। तो अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए 249 के तहत, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। चौथा क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संसद मिलकर बनी है। तो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा द्वारा मिलकर ही क्या बनता है, भारतीय संसद बना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत में दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो दबाव समूह का उद्देश्य होता है अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। जो दबाव समूह होते हैं अपने हित के लिए सरकार पर बात मनवाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, ठीक है। और ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। छठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक के लेखक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन लिखा था। तो डुवर्जर ने लिखा था। बी ऑप्शन सही होगा इसमें से। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है। तो ये किसने कहा था ये कोट। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं।
तो आप लोग जानते होंगे संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 9वां क्वेश्चन पूछा था जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया वो है, तो जनतंत्र कौन सा जनतंत्र भारत में किस प्रकार का है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, 9वें का डी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पूछा गया था कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है कल्याणकारी राज्य, तो ये उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये भी प्रश्न पूछता है कि किस समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की जो है अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये भाग 4 का में है। ठीक है, 4 के का में है मौलिक कर्तव्य, और किस अनुच्छेद में है, तो 51। ठीक है, 51 के क में, तो इतना भी सब याद रखिएगा। ठीक है, और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट हैं इसमें याद रखिएगा आप लोग। 12 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है कि नहीं। समवर्ती शिक्षा में समवर्ती सूची कौन सी होती है, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दोनों कानून बना सकते हैं, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं समवर्ती सूची के बारे में। दंड विधि है, प्रक्रिया विधि है, शिक्षा है, वन है, विवाह विच्छेद है, ठीक है, कारखाने हैं, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पूछे भी जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वृत्तियाँ हैं और वाट माप से संबंधित हैं। और राज्य सूची में यहाँ पे आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, संघ सूची में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न तो बन ही जाते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची आप लोग जानते ही हैं भाषा से। 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा जो है 1952 में जोड़ा गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 1952 में कौन सा भाषा, तो ये याद रखिएगा। और हाल ही में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 बार जो है इसमें जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, कुल 22 भाषाएं हैं इसमें। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो रहा था। 14 नंबर प्रश्न पूछा था भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। पहला, शक्तियों का बंटवारा, ये तो सही है। शक्तियों का पृथक्करण, ये नहीं सही है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं है भारतीय संघीय प्रणाली में। ठीक है, और लिखित संविधान है। ठीक है, तो 1, 3, 5 आपका सही हो रहा है। तो इसमें से आपको नंबर डी देखिए, 1, 3, 5 इसमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न पूछा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, तो किसको प्रदान करते हैं, तो राज्य को। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती, क्यों अधिनायक नहीं हो सकती, क्योंकि राज्याध्यक्ष नाम मात्र का है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति जो होता है। सरकार उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। सरकार की जवाबदेही है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी व्यवस्था हैं, इसलिए जो है अधिनायक नहीं हो सकती है भारतीय संसदात्मक व्यवस्था। ठीक है, जहाँ भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था होता है वहाँ पे जो है ये सारे रूल
लागू होते हैं, ठीक है, तभी जो है वहाँ का व्यवस्था अधिनायक होता है। 17वां नंबर है, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, 14 दिन पे, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर पूछा गया था, भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था। ये 25/10/1975 में, ठीक है, इसको बनाया गया था, लेकिन लागू जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 अधिनियम के द्वारा ये लागू हुआ था, ठीक है। इसका डेट भी याद रख सकते हैं, लेकिन डेट और नहीं पूछता है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो अरस्तु था, ठीक है, अरस्तु ने ही सर्वप्रथम जो है सिद्धांतवादी के रूप में सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया था। 20वां नंबर है आपका, निम्नलिखित में से भारत में किस एक राज्य को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है? तो था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब नहीं है, 370 को जो है हटा दिया गया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है, तो संसद होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका था? तो ये ऑस्टिन महोदय ने कहा था, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए, तो औचित्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, अनौचित्य अन्यायपूर्ण ये सब नहीं हो सकता है, औचित्यपूर्ण होना चाहिए शक्ति और सत्ता को, ठीक है। 24 नंबर पूछा था, 10 दिसंबर 1948 की मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा था, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई थी? तो ये 10 दिसंबर 1948 में हुआ था। में कितने अनुच्छेद हैं ये पूछा जा रहा है आपको, इसमें जो मानव ये इसमें घोषणा हुआ था तो कुल कितने अनुच्छेदों को रखा गया था? तो 30 अनुच्छेदों को रखा गया था, ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? तो परमादेश आदेश का देख लीजिए, अधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्देश, वहाँ पे जहाँ निर्देश दिया जाता है तो वहाँ परमादेश आ जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़े रहेंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 25वां का आपका बी नंबर सही होगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने परिभाषित किया था? तो बहुत ही ये पॉपुलर कोटेशन है, आप लोग जानते होंगे, गार्नर महोदय ने अपने परिभाषा में ये दिया था, राज्य की परिभाषा में जो राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत थे उसमें इन्होंने कहा था राज्य विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही हो जाता है, ठीक है। 27 नंबर पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था, तो यूरोपीय अध्यक्ष प्रथम कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो जॉर्ज यूले, ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, जॉर्ज यूले। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया या प्रस्तुत किया था ये, ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स, ठीक है, हॉब्स ही सामाजिक समझौता के सिद्धांत से जाना जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो 23 से लेकर के 24, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये 30वां नंबर क्वेश्चन था, ये 30 है,
ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। 368 है जो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 1991 से लेकर के 2019 तक अब तक जो है संसद में, ठीक है, संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट डाटा है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग अगर पूछा जाता है, ठीक है। तो 103 संशोधन किया जा चुका है, किसके अंतर्गत? 368 के अंतर्गत, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 31 नंबर पूछा था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के, ठीक है। अध्यक्षात्मक जो होता है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 148 में ऐसा व्यवस्था किया गया है कैग का, ठीक है। सीएजी की व्यवस्था किसमें है? 148 में ही, ठीक है। तो बी सही होगा ऑप्शन। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑन लिबर्टी कौन लिखा था? तो जेएस मिल। ये गिल नहीं है बल्कि मिल है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मिल है। जेएस मिल के द्वारा ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी गई थी कब? 1911 में। इसको सन तो नहीं पूछा, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, ये शायद 1911 में लिखा था। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद पूछा गया था, ठीक है। तो ए है, 111 अनुच्छेद है। अगर अध्याय पूछ दे तो 19 अध्याय हैं, ठीक है। 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। 35 नंबर पूछा था, भारत के वित्तीय वर्ष आरंभ होता है कब? आरंभ होता है वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल को आरंभ होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो भारतीय विदेश नीति का तो आप लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर प्रश्न था, दक्षेश सार्क का, दक्षेश सार्क जो है क्या कार्य करता है? सार्वजनिक हित के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। भाषा के आधार पे नहीं, बहुमत के नहीं, 2/3 नहीं, ये सार्वजनिक, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 तक बढ़ाई गई थी किस वर्ष? शुरू में 10 था, ठीक है। 1945 में कितना था? 10 था, लेकिन 1965 में जो है इसको 1965 में कितना कर दिया गया? 15 कर दिया गया। और 15 में जो है 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं, ठीक है। 10 अस्थाई होते हैं जो प्रति 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, 5 अस्थाई, 10 अस्थाई, और ये जो होते हैं 2 वर्ष के लिए होते हैं। उनतालीस नंबर प्रश्न था, भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है, तो किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है राज्य को? तो 12 में है ना, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में। 40 नंबर प्रश्न है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए? ये तो बहुत ही बार पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो 51, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर पूछा गया था, भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत अस्तित्व में आया किस वर्ष आया था? तो 1996 में आया था ना गुजराल सिद्धांत, तो सी सही हो जाएगा ऑप्शन। 42 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया? तो ये हाफ्स महोदय थे, ठीक है। हाफ्स ने जो है संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में भी जानता था।
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है, तो सी सही होगा ऑप्शन। 44 नंबर, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर जो है खेद होता है। यह कथन किसका है? तो ये मेटलैंड ने ऐसा बोला था, ठीक है, मेटलैंड। इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो ये कोट आपको याद हो जाएगा, कोटेशन, ठीक है। तो मेटलैंड द्वारा ऐसा कहा गया था। 45 नंबर प्रश्न था, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन किसका था? तो ये कथन था जो है पॉल जेनेट का, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? तो CF स्ट्रांग ने कहा था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों की वे सामान्य नियम हैं जिनको प्रमुख संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है, ठीक है। तो ऐसा कौन कहा था, किसके अनुसार कहा गया था ये? तो ये हॉलैंड के द्वारा कहा गया था, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न था, यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो ये सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण था, ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण था ये, ठीक है। बहुत लोग इसमें दैवी सिद्धांत पर लगा के आते हैं जो गलत हो जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये सही होगा। 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है? तो ये कहा था मैकफर्सन ने, ठीक है, मैकफर्सन ने कहा था। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 50वां नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, तो किसने नहीं माना था? तो ये बिलोबी ने नहीं माना था, ठीक है, भूमि को जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता था। इक्यावन नंबर प्रश्न किया गया था आपसे, मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था। मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था। तो ये काल्पनिक एक बात है, ठीक है, ये काल्पनिक बात है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बावन नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य ये नहीं है प्राप्त है? तो नैतिक अधिकार को, ठीक है, नागरिक अधिकार तो ये है, मौलिक अधिकार है ये है, राजनीतिक, ठीक है, नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है। 53 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं था, ठीक है। नई विश्व आर्थिक व्यवस्था नीतियों का, तो ये भी उसी से संबंधित था, ठीक है। और राष्ट्रसंघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण, ये भी उसी से संबंधित था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कार्यक्रम से। और परमाणु निरस्त्रीकरण तो था ही है, ठीक है, तो ये पहला जो था ये नहीं था। 54 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय संप्रभुता जो होती है, जनता समस्त राजनैतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। कौन? जनता, ठीक है, जनता जो है समस्त राजनैतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है, यही लोकप्रिय संप्रभुता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा।
55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है, क्यों केंद्रमुखी है? तो इसमें संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता है, तो बिल्कुल सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ये भी सही है। संसद राज्यों के क्षेत्र का पुनः विभाजन अथवा पुनर्गठन कर सकती है, तो ये भी सही है। तो डी उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों व्यवस्थाएं भारत के संघीय व्यवस्था में मौजूद है, इसलिए इसको केंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा भी है। तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसी में सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कौन सा समूह अंबेडकर पर बड़े प्रभाव का सही प्रदर्शन करता है? कौन सा समूह था जो अंबेडकर के प्रभावों पर प्रकाश डालता है, सही रूप से समर्थन करता है? तो वो समूह था आपका बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न था, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। तो द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? ये पूछ रहा है आपसे। तो 1919 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1919 अधिनियम के द्वारा भी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है, तो प्रेस हो गया, रेडियो हो गया और दूरदर्शन हो गया। ठीक है, यानी मीडिया क्षेत्र जो होते हैं वो लोकमत के निर्माण पर अधिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है, किसके अनुसार है? ये कहा गया है किसके अनुसार? तो ऑस्टिन ने कहा था ऐसा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो संवैधानिक शासन का क्या अर्थ होता है? विधि के नियम पर आधारित शासन। ठीक है, विधि के नियम पर आधारित शासन को संवैधानिक शासन का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो उपयुक्त सभी मार दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, संवैधानिक शासन में सिर्फ विधि के नियम पर आधारित जो शासन होता है उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो कौन कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा? तो प्रस्तावना को या उद्देशिका को। ठीक है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 64 नंबर पूछा था, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा था? तो ये कहा था प्लेटो ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 65 नंबर है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल क्या प्राप्त था? प्राकृतिक अवस्थाओं में मनुष्यों को क्या प्राप्त था? प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में बताया है? तो आप लोग जानते होंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 67 नंबर पूछा था, संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। तो संप्रभुता का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था? तो बोधा ने। ठीक है, बोधा के द्वारा ही संप्रभुता के सिद्धांत को सर्वप्रथम जो है प्रतिपादित किया गया था। डी सही होगा ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो ये किसने कह दिया था संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो ये कहा था कैब ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक या क्लासिकल उदारवाद के जनक हैं। तो किसको कहा जाता है उदारवाद का जनक?
तो जो अनलॉक को कहा जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान है तो मुख्यतः लिखित संविधान है, इससे बड़ा लिखित संविधान और विश्व में कोई है ही नहीं, आप लोग जानते होंगे। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 70 प्रश्न, ठीक है। और आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये एक मॉडल पेपर है, आप लोग इसी के आधार पर तैयारी कीजिएगा। यह एक आपके लिए रूपरेखा का कार्य करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।